हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए, ठीक है। इसमें हम जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। और टोटल आपका इस सेशन में होंगे 25 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकी सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव में एंथ्रासीन आसानी से घुल जाएगा? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, मीथेन, दूसरा है पानी, तीसरा है बेंजीन और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो जो सही जवाब है ये है आपका बेंजीन, ठीक है। एंथ्रासीन आपका आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। एंथ्रासीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है C14H10, ठीक है। यह केवल गैर ध्रुवी यानी कि नॉन पोलर ध्रुवों में घुलता है। बेंजीन भी नॉन पोलर होता है, इसलिए घुलनशीलता का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को घोलता है, ठीक है। एंथ्रासाइन के उपयोग के बारे में बात करें तो ये डाई बनाने में काम आता है, कीटनाशकों में काम आता है, प्लास्टिक के उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है। पानी यानी कि पोलर सॉल्वेंट होता है, ये बिल्कुल नहीं घुलता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के विकास के प्रारंभिक वर्षों में किस राज्यों के समूह में कपास उत्पादन केंद्रित था? पहला आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दूसरा है पंजाब और हरियाणा, तीसरा है महाराष्ट्र और गुजरात, चौथा ऑप्शन है बिहार और पश्चिम बंगाल। तो जो सही जवाब है ये है आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्य। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र आता है, ठीक है। यहाँ की जलवायु काली मिट्टी यानी कि रेगुर सॉइल की होती है, जो कि कपास उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। कपड़ा उद्योग की बात करें तो इसका केंद्र मुंबई में है, ठीक है, अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 1854 में भारत की पहली आधुनिक कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं? पहली आपकी ऑप्शन दी गई है जयंतिया पहाड़ियां, दूसरा है खासी, तीसरा है गारो और चौथा है पटकोई बूम पहाड़ियां। जो सही जवाब है ये है आपका पटकोई बूम पहाड़ियां, ठीक है। पटकोई बूम पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह पूर्व हिमालय का विस्तार मानी जाती है। इन पहाड़ियों का हिस्सा पांगसू पास, नागा हिल्स और मिजो हिल्स हैं, ठीक है। यह भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोलने का सबसे तेज तरीका कौन सा होता है? तो ये आपका होता है F1, ठीक है। F1 प्रेस करने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विकल्प खुल जाता है। F1 सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामों में हेल्प खोलने की सार्वभौमिक कुंजी होती है। अन्य महत्वपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की बात करें तो एक होता है आपका Ctrl+N, जो कि नई फाइल खोलने में यूज आता है। Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+P से प्रिंट कमांड खुलता है और Ctrl+Z से अंडू होता है, ठीक है। उसी तरह आपका Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, ठीक है, और Ctrl+Y से रीडू होता है, ठीक है। F1 को हेल्प की भी कहा जाता है। विंडोज ओएस में भी इसका उपयोग हेल्प स्क्रीन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह पुरुष कलाकारों के समूह द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह नृत्य बांस की लकड़ियों के साथ किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह फसल कटाई के बाद किया जाता है। तो जो सैला नृत्य के संदर्भ में इन तीनों स्टेटमेंट में से सही है वो है आपके तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसे मुख्यतः गोंड जनजाति के लोग करते हैं। फसल कटाई, विशेषकर धान की कटाई पूरी होने के बाद इसे खुशी और उत्सव के रूप में किया जाता है। पुरुष कलाकार बांस की लंबी लकड़ियों से ताल बनाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। यह नृत्य सामूहिकता, उत्सव और जनजातीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर का कसाई कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है रेजिनॉल्ड डायर को, ठीक है। रेजिनॉल्ड डायर 1919 में ब्रिटिश भारतीय सेना का ब्रिगेडियर जनरल था। उसने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लगभग 1650 गोलियां चलाई गई थी। ज्यादातर लोग एक ही निकास होने के कारण बाहर नहीं निकल पाए थे। आधिकारिक मौतों की बात करें तो ये आपकी दी गई थी 379 लोगों की, ठीक है। और जबकि भारतीय स्रोतों के अनुसार यहाँ 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
डायर को बाद में ब्रिटिश सरकार ने पदावनत कर दिया, लेकिन इंग्लैंड में कुछ रूढ़िवादियों ने उसका समर्थन किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि इसके लिए लौटा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपका पारित हुआ था वर्ष 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। यह संशोधन आपातकाल यानी कि 1975 से 77 के दौरान पारित हुआ था। प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे इस संविधान संशोधन में, एक था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, तीसरा था राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। समवर्ती सूची में कई विषय भी जोड़े गए थे और न्यायपालिका की शक्तियों में भी हस्तक्षेप किया गया था, जिसके बाद 44वें संविधान संशोधन से ठीक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस एवं पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? ये आपका लागू किया गया था 1867 में। पीआरबी एक्ट को ब्रिटिश काल में प्रेस की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था अखबारों और पुस्तकों का अनिवार्य पंजीकरण, दूसरा छपाई करने वाले प्रिंटक या फिर प्रकाशक की पहचान तय करना, और तीसरा सरकार द्वारा प्रेस की निगरानी। ठीक है। इसे भारत में सबसे पुराना प्रेस कानून माना जाता है और 2023 में भारत सरकार ने इसे बदलकर नया कानून बनाया, जिसे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग, दूसरा है पी चिदम्बरम, तीसरा है चिदम्बरम सुब्रमण्यम और चौथा है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। तो जो नहीं संबंधित है ये है आपके पी चिदम्बरम। नॉर्मन बोरलॉग को आपका वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है और एम एस स्वामीनाथन को हमारे इंडिया के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हरित क्रांति की कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में बात करें तो एक है आपके नॉर्मन बोरलॉग। हाई यील्डिंग गेहूं की किस्में विकसित की थी और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं और चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय के कृषि मंत्री थे। ठीक है, जिन्होंने एचवाईवी बीज, सिंचाई और उर्वरकों को प्रोत्साहित किया था। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब और हरियाणा राज्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में तेज वृद्धि हुई थी, विशेषकर गेहूं के फसल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल बौद्ध जनसंख्या लगभग 84 लाख है। इसमें से सर्वाधिक लगभग 58% महाराष्ट्र में निवास करते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का फैलाव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में 1956 के दीक्षा आंदोलन से हुआ था। नागपुर का दीक्षा भूमि बौद्ध के लिए प्रमुख स्थल है। ठीक है। दूसरे प्रमुख राज्यों की बात करें तो उसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में, तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक और उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक कफूर के अधीन सेना भेजी थी? तो ये आपका भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 के बीच। इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। मुख्य अभियान की बात करें 1308 से 1311 के बीच, तो 1308 में देवगिरी का अभियान था यादव वंश के खिलाफ। 1309 में वारंगल का जो अभियान था काकतीय वंश के खिलाफ। ठीक है। 1310 में द्रविड़ एवं होयसल राज्य के खिलाफ अभियान था और 1311 में मदुरई के खिलाफ आपका अभियान था पांड्य राज्य के खिलाफ। ठीक है। मलिक कफूर पहला मुस्लिम सेनापति था जिसने दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच बनाई थी। वह अलाउद्दीन का नकदी राजस्व नीति यानी कि मार्केट कंट्रोल लागू करने वाला मुख्य व्यक्ति था और उसकी विजयों के कारण खिलजी साम्राज्य उत्तरी भारत का सबसे संपन्न साम्राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के विभाजन के दौरान पहली बार व्यवस्थित अध्ययन करने वाले और इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं थॉमस हर्ट मॉर्गन, दूसरा है एंटनी वैन लियोनहॉक,
तीसरा है वॉल्टर फ्लेमिंग और चौथा है फ्रेडरिक मीसर। तो जो सही जवाब है ये है आपका वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया था। उन्होंने क्रोमैटिन, स्पेंडल फॉर्मेशन और क्रोमोसोम मूवमेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे विस्तृत रूप से देखा था। उन्होंने अपनी खोज को पुस्तक सेल सबस्टांस, न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन को 1882 में प्रकाशित किया था। माइटोसिस शब्द उन्होंने ग्रीक शब्द मिटोस यानी कि धागा से लिया था, क्योंकि क्रोमोसोम धागे जैसे दिखते थे। फ्लेमिंग को साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष फरवरी महीने में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा यह ऊंट महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है बीकानेर में। ठीक है, ऊंट महोत्सव हर वर्ष जनवरी से फरवरी के बीच बीकानेर में आयोजित होता है। इसका आयोजन आरटीडीसी यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, बीकानेर को कैमल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। मुख्य आकर्षण की बात करें बीकानेर की, तो एक है आपका ऊंट नृत्य, दूसरा है ऊंट दौड़, तीसरा है ऊंट सजावट प्रतियोगिता। ठीक है, और राजस्थानी लोक संगीत व संस्कृति। यह महोत्सव थार रेगिस्तान की परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित है? तो ये आपका संकलित है आनंद मठ से। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकी चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। यह उनकी पुस्तक आनंद मठ जो कि था 1882 में, उससे लिया गया है। यह गीत मूल रूप से संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। यह 1905 स्वदेशी आंदोलन और आजादी के संघर्ष का प्रमुख प्रेरणादायक गीत था। ठीक है, 1950 में संविधान सभा ने निर्णय लिया कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में पेश किया जाए और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य उल्लेखित नहीं था क्योंकि? पहला आपका ऑप्शन है प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों के लिए जानने की अपेक्षा नहीं थी। दूसरा है प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुसार दंडनीय थे। तीसरा है यह अपेक्षा की गई थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वेच्छा से करेंगे। और चौथा है यह अपेक्षा की गई थी कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन बलपूर्वक करेंगे। जो सही जवाब इसमें से है ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में इसलिए उल्लेखित नहीं किया गया था क्योंकि यह अपेक्षा की गई थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह स्वेच्छा से करेंगे। ठीक है, 1950 के संविधान में किसी भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था क्योंकि संविधान के निर्माताओं का मानना था कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन स्वेच्छा से करेंगे और भारत की जनता नैतिक मूल्यों का पालन करेगी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बाद में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर जोड़े गए थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए थे। और भाग कौन सा था? 4A। ठीक है, प्रारंभ में केवल 10 कर्तव्य थे। बाद में वर्ष 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी चयनित कॉलम का अधिकतम मान निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उपयोग किया जाता है मैक्स फंक्शन का। ठीक है, मैक्स फंक्शन किसी रेंज या कॉलम का सबसे बड़ा मान निकालता है। सिंटेक्स इसको कैसे लिखा जाता है? मैक्स A1:A10। ठीक है, यह केवल संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज पर काम करता है। टेक्स्ट लॉजिकल मान यानी कि ट्रू और फॉल्स को अनदेखा करता है। ठीक है, अन्य संबंधित फंक्शन की बात करें तो न्यूनतम मान के लिए मिनिमम और आपका स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। औसत के लिए एवरेज और स्मॉल ब्रैकेट, कुल जोड़ के लिए सम और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और एक्सेल शॉर्टकट में ऑटो सम के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? पहला आपका ऑप्शन है श्रीनिवास अय्यर, दूसरा है अरुणा सायराम, तीसरा है रामानुज अयंगर और चौथा है मल्लिका अर्जुन मंसूर। तो जो सही जवाब है ये है आपका मल्लिका अर्जुन मंसूर। ठीक है, मल्लिका अर्जुन मंसूर जयपुर अतरौली घराने के प्रसिद्ध गायक थे। इनकी विशेषज्ञता की बात करें तो इन्हें ख्याल गायन के लिए जाना जाता है और दुर्लभ और जटिल रागों का गायन जैसे कि बसंत बहार और काफी कनाडा के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनको साहित्यिक संगीत की गहरी समझ थी, विशेषकर कन्नड़ और हिंदी रचनाओं की। इनको सम्मान कौन कौन सा मिला था? तो 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1992 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपनी आत्मकथा
नाना रसयात्रे लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में सिर की ऊंचाई तक आने वाली तेज गेंद को डैश कहा जाता है। ये आपका कहा जाता है बाउंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटा कम करने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा उपाय अपना सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है कर सुधार, दूसरा है सब्सिडी बढ़ाना, तीसरा है मुफ्त चीजें बांटना और चौथा है मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना। जो सही जवाब है ये है आपका कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स को। ठीक है। राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है, तो सरकार का कुल राजस्व व्यय में से घटाया जाता है कुल राजस्व प्राप्ति को। राजस्व घाटा कम करने के मुख्य उपाय हैं आपके, पहला है टैक्स रिफॉर्म यानी कि कर सुधार जिसके तहत टैक्स संग्रह बढ़ाना, दूसरा है टैक्स बेस बढ़ाना और तीसरा है जीएसटी की दक्षता सुधारना और चौथा है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स लागू करना। दूसरा है आपका उपाय नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना यानी कि इसके तहत सरकारी कंपनियों से डिविडेंड लेना। दूसरा है सरकारी संपत्तियों का उपयोग। ठीक है। तीसरा आपका उपाय है सब्सिडीज को टारगेटेड बनाना यानी कि अनावश्यक सब्सिडी कम करना और चौथा है सरकारी प्रशासनिक खर्च कम करना। फ्री बीज और सब्सिडीज बढ़ाना ये राजस्व घाटा को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, अश्वारोही खेलों में जब घोड़ा या सवार बाधा की ऊंचाई निर्धारित करने वाले किसी तत्व को नीचे गिरा देता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे आपका नॉक डाउन कहा जाता है। ठीक है। अश्वारोही खेलों में जब घोड़ा या सवार कूदते समय बाधा को छूकर गिरा देते हैं इसे नॉकडाउन कहा जाता है। यह शो जंपिंग स्पर्धा में होता है। नॉकडाउन होने पर खिलाड़ी को 4 पेनाल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। क्लीन राउंड की बात करें तो बिना किसी गलती के पूरा करना कहलाता है। कैंटर की बात करें तो घोड़े की एक विशेष गति है और कर्व की बात करें तो लगाम का हिस्सा है। ठीक है। आपका जो इक्वेस्ट्रियन गेम होता है ओलंपिक में 3 प्रकार के ये होते हैं। एक आपका होता है ड्रेसेज, दूसरा है होता है इवेंटिंग और आपका तीसरा होता है शो जंपिंग जहाँ की आपका नॉकडाउन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक था। तो ये था आपका लक्षद्वीप में। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप महिला साक्षरता दर 92.3% था और देश में सबसे अधिक था। कुल साक्षरता दर की बात करें तो ये था आपका 91.85%। यह एक छोटा तथा पूर्णतः साक्षरता केंद्रित केंद्र शासित प्रदेश है। शिक्षा का मुख्य कारण की बात करें तो जनसंख्या कम है यहाँ की, सरकार द्वारा प्रभावी शिक्षा योजनाएं लाई जाती हैं, स्कूलों तक आसान पहुंच है। ठीक है। लक्षद्वीप में भारत की पहली 100% कंप्यूटर लिटरेट पंचायत भी बनी थी। अन्य यूनियन टेरिटरी महिला साक्षरता दर की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ में था 81%, दिल्ली में था 80.9% और पुडुचेरी में था 76.3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्व दिशा का तारा, दूसरा है दक्षिण दिशा का तारा, तीसरा है पश्चिम दिशा का तारा और चौथा है उत्तर दिशा का तारा। तो जो सही जवाब है ये है आपका उत्तर दिशा का तारा। ठीक है। पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर दिशा दिखाता है। इसका वास्तविक नाम पोलरिस है। ठीक है। विशेषताएं की बात करें तो यह आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी यानी कि अर्थ एक्सिस इसके पास से गुजरती है। प्राचीन काल में नाविक और यात्री दिशा निर्धारण के लिए इसका उपयोग करते थे। भारत में एनसीईआरटी में भी इसे नेविगेशन तारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के विकास का श्रेय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। ये आपका दिया जाता है बोधि धर्म को। बोधि धर्म 5वीं से 6ठी शताब्दी के भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें कुंगफू का जनक कहा जाता है। ठीक है। शाओलिन मंदिर में मार्शल आर्ट्स विकसित करने वाले इनको माना जाता है। इन्होंने ध्यान योग को चीन में फैलाया था। ठीक है। मूल रूप से दक्षिण भारत जैसे कि तमिलनाडु और कांचीपुरम क्षेत्र से ये थे। इनके द्वारा विकसित ध्यान आगे चलकर जापान में जैन कहलाया। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट चीन ले गया, तो ये है आपके बोधि धर्म। अगला क्वेश्चन है, उच्च उपज वाली किस्में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है उन्होंने हरित क्रांति तकनीक को भूमि बचत तकनीक बना दिया। दूसरा है एचवाईवीज के उपयोग के साथ अधिक कृषि मशीनरी में निवेश आकर्षित हुआ। तीसरा है एचवाईवीज ने फसल तीव्रता में कमी की और चौथा है एचवाईवीज की परिपक्वता अवधि कम होती थी। तो इनमें से गलत जवाब है ये है आपका एचवाईवीज ने फसल तीव्रता में कमी की। ठीक है।
सही यह है कि एचवाईवीज ने क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाया था क्योंकि यह जल्दी पकने वाली फसलें होती थी, ना कि क्रॉप इंटेंसिटी को कम करने वाली। एचवाईवीज की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो एक है आपका कम समय में परिपक्व यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होना, दूसरा है सिंचाई की अधिक आवश्यकता, तीसरा है उर्वरक और कीटनाशकों पर उच्च निर्भरता और चौथा है प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन। ठीक है। एचवाईवीज का प्रभाव ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में उत्पादन क्रांति इससे हुई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बढ़ा था। कृषि मशीनरी ट्रैक्टर जैसे कि थ्रेसर का तेज वृद्धि हुई थी और दोहरा या फिर तीसरी फसल लेने की क्षमता बढ़ी थी। ठीक है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक सुधारक का नाम क्या है? तो ये है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश सामाजिक सुधारक, थियोसॉफिकल नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थक थी। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग मद्रास की स्थापना की। इसके साथ बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग पुणे में शुरुआत किया था। ठीक है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था, जैसे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना, बाद में यह बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बना। ठीक है। 1917 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेट का 25 क्वेश्चन। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।